Greetings, students. Welcome back to class. It's History Continue, Chapter 11th, The Making of National Movement, 1870s to 1947. स्टूडेंट्स, एज यू नो, अभी तक जो चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया है 1870 से हमने स्टार्ट किया था। 80s 70s के अंदर जो है आर्म एक्ट को पास कर दिया गया था। उसके बाद इल्बर्ट बिल को कैंसिल करवा दिया गया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया था। उसके बाद फिर फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस की गई है, जिसमें कांग्रेस बाद में 1907 सूरत तक आते आते डिवाइड हो जाती है दो अलग अलग हिस्सों में। अगेन फिर जो है 1905 के अंदर डिवीजन ऑफ बंगाल भी हमने डिस्कस किया था। जो उस टाइम के वाइस राय लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने उसको किया था, बट बुक में ये मेंशन नहीं कर रखा। लेकिन 1911 के अंदर जो बंगाल डिवीजन का डिसीजन लिया गया था उसको वापस लिया गया और 1916 तक आते आते कांग्रेस मुस्लिम लीग, जिसकी फाउंडेशन 1906 के अंदर ढाका के अंदर हुई थी और उसके फाउंडरों में वन ऑफ देम वाज सलीम उल्लाह खां, उसके फाउंडर्स थे। तो 1916 तक आते आते दे फेल्ट दैट दे कांट स्ट्रगल और दे कांट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर सेपरेटली, तो उनको इकट्ठे आ जाना चाहिए। 1916 में लखनऊ के अंदर एक पैक्ट हुआ जिसमें कांग्रेस के दोनों ग्रुप और मुस्लिम लीग एक साथ आ गई थी। और इसी बीच जो है बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन भी दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, मतलब मैं उसको लेकर रहूंगा। ऐसी चीजें कंटिन्यूसली चली हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था महात्मा गांधी केम टू इंडिया इन 1915। अफ्रीका से लोग स्टडी करके आते हैं, उससे पहले भी इंग्लैंड गए थे बट ही डिडंट सक्सेस देयर। And in 1915, later on, he traveled in India in 1916. Champaran indigo plantation moments were there, and in 1917, Kheda protest, the peasants were protesting there due to the revenue collection, and in 1918, Ahmedabad protest, their मील वर्कर्स स्ट्राइक्स ओवर देयर। तो इस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ी हैं। इन 1919 देन द रोल्ट एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसके अंदर किसी भी जो पॉलिटिकल प्रोटेस्टर था उसको अरेस्ट करके 2 साल के लिए गवर्नमेंट जो है उसको जेल में डाल सकती थी और उनके पास मतलब अपील करने का भी कोई अधिकार नहीं था 2 साल तक। बट जब ये प्रोटेस्ट के अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है महात्मा गांधी ने एक प्रकार से अपनी आवाज उठाई। ये 10 मार्च को इसको पास किया गया था एंड 6 अप्रैल को ऑनवर्ड 6 अप्रैल पहली बार प्लानिंग की गई कि इसका प्रोटेस्ट करेंगे। तो 10 अप्रैल को जब 6 अप्रैल के बाद जब 10 अप्रैल को नेक्स्ट स्टेज उसकी आई, तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द मार्शल लॉ को उन्होंने लागू कर दिया था। जनरल डायर वाज देयर एट द टाइम, और मार्शल लॉ के अंदर मार्शल लॉ इंप्लीमेंट जब किया गया तो लाठी चार्ज भी उसमें किया गया था। एंड महात्मा गांधी वाज बैंड टू एंटर इन द दिल्ली, और उनको दिल्ली आने पर जो है बैन लगा दिया गया था, परमिशन नहीं दी गई थी। The same day martial law was implemented, but after 3 days on the 13th April, there was a fair organized in the Jallianwala Bagh, the named Baisakhi Fair. But the people were not aware about the Baisakhi Fair. People were aware about the Baisakhi Fair, but the people were not aware about the martial law. तो उन लोगों को पता ही नहीं था मार्शल लॉ क्या होता है, और इसी चीज का फायदा उठाकर जनरल डायर ने शॉट कर दिए, वहां पे फायर कर दिए। एंड इन द सेम फायर, according to government figure, near about 300 people were killed, but in the actual report were there कि वो 15 to 20 के आसपास लोग जो है उसमें मारे गए थे, ऐसा हिस्ट्री के अंदर बताया जाता है। Whenever the General Dyer was asked why he did, तो उन्होंने बोला कि मैं लोगों के अंदर भय जो है पैदा करना चाहता था, टेरर उनके अंदर मैं जो है पैदा करना चाहता था। अब इसी दौरान जो है देयर वाज अ विलेज इन द पाकिस्तान नेम गुंजरावाला विलेज, जो उस टाइम पाकिस्तान पंजाब या फिर इंडिया का भी पंजाब उसको बोल सकते हैं, उसका पार्ट था। तो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्टर वहीं थे। द सेम विलेज वाज बॉम्ब्ड, बहुत ज़्यादा बॉम्ब वहाँ गिराए गए थे। सेम इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी जो है अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और जो है इस प्रोटेस्ट में
जो भाग ले रहे थे उन लोगों को भी मना लेते हैं। बट फर्दर प्लानिंग्स वाज मेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम्स। सेम 1919 के अंदर ही जो है प्रॉमिस वाज मेड बाय द बिफोर द 1919 और ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 टू 18, एंड द एलीज एंड द सेंट्रल पावर वर देयर। अब इसमें जो है सेंट्रल पावर हार जाती हैं और एलीज पावर जीत जाती है, जिसमें इंग्लैंड वाज द पार्ट ऑफ द एलीज पावर। अब ऐसी मिसकम्युनिकेशन या अफवाह फैला दी जाती है सोसाइटी में, जो इंग्लैंड है उसने खलीफा के खिलाफ, यानी जो टर्की है उसके खिलाफ मिसबिहेव किया है, तो मुस्लिम उसके अगेंस्ट आ जाती हैं। एंड दे फॉर्म्ड इन इंडिया द मुस्लिम सोसाइटी से रिलेटेड जो एक लीग बनी थी जिसको हम खिलाफत कमेटी बोलते हैं। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन द मुंबई in 1919 by the अली ब्रदर, शौकत अली एंड द मोहम्मद अली। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के स्टेजेस फिर जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी कि उसके लिए प्रपोजल सितंबर 1920, फिर दिसंबर में ये डिसाइड हो जाता है कि हम बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे, एंड जनवरी 1921 के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये लगभग जो है फरवरी 1922 तक चलता है, और फिर लास्ट में एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें पुलिस चौकी के अंदर आग लगा दी जाती है, पुलिस स्टेशन के अंदर चौरी चौरा नाम की जगह पर, जिसमें 22 पुलिस वाले जलकर मारे जाते हैं। एट द सेम टाइम तो फिर आपको पता ही है महात्मा गांधी को अहिंसा या वॉयलेंस पसंद नहीं था। हिट जो है इस प्रोटेस्ट को वापस ले लेते हैं और लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं, बट सिचुएशन वाज नॉट अप टू कंट्रोल, और 1922 से 29 के बीच में अलग अलग जो है इंसिडेंट होते रहते हैं। स्वराज पार्टी की फाउंडेशन हो जाती है इसी के बीच में 1924 में। CR दास और मोतीलाल नेहरू उसकी फाउंडेशन रख देते हैं, एंड RSS जिसको हम बोलते हैं एक हिंदुओं का संगठन है, उसकी भी फाउंडेशन 1924 के अंदर हो जाती है। स्टूडेंट्स ये चीजें कंटिन्यूसली चल रही थी। अब हमारा टॉपिक है दांडी मार्च। जो है दांडी मार्च कब और कैसे स्टार्ट हुआ, ये प्रोटेस्ट क्या था, यानी दांडी प्रोटेस्ट आपका क्या था, मार्च टू दांडी, इसकी सिचुएशन क्यों आई। 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ या एक्ट बना दिया कि आपको साल्ट भी खाना है तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और गरीब से लेकर अमीर तक हर एक लोगों को सॉल्ट की जरूरत होती है, नमक की जरूरत होती है, खाना तो हर कोई खाता है। और भी बहुत सारी चीजें थी जिससे लोग नाराज थे, कांग्रेस नाराज थी। तो एट द सेम टाइम अ लेटर वाज रिटन बाय द महात्मा गांधी टू द वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन। 11 डिमांड्स वर देयर, और 10 डेज या 11 डेज का टाइम उसमें दे दिया गया, बट 10 और 11 डेज के बाद भी कोई रिप्लाई वहां नहीं आता महात्मा गांधी को। तो फिर 12 मार्च को, वो 12 मार्च को अपना मार्च शुरू कर देते हैं। मार्च जो है साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। 240 माइल्स का डिस्टेंस उन्हें कवर करना था, कहां तक जाने के लिए, दांडी तक जाने के लिए। 24 डेज उनके पास थे, यानी थे या मतलब उन्होंने कवर किया 24 डेज में 240 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया। एवरेज निकालेंगे तो 10 आपका हो जाएगा। 72 वॉलेंटियर्स ऑफ द महात्मा गांधी वर विद द महात्मा गांधी। तो 72 वॉलेंटियर्स अपने साथ में वो लेके गए हैं, और रास्ते में लोगों से मिले हैं, महिलाओं से मिले हैं, आदिवासियों से मिले हैं, जिस तरह के लोग उन्हें मिले वहां पर उन सभी से वो मिले हैं, और इसके बारे में उन्होंने बातचीत की है। तो फिर लास्ट में एक स्टेज आती है जिसमें वो जो एक प्रकार से पानी है उसको उबालकर बॉईल करके नमक बना देते हैं, और इसी को बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंट, क्योंकि गवर्नमेंट का पालन नहीं किया उन्होंने। डिसओबीडियंस का मतलब क्या था, डिसओबे करना है ना, तो उन्होंने डिसओबे कर दिया इसके साथ जो है। बाद में फिर 1935 के अंदर जो है एक प्रकार से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसमें कुछ चेंज करती है गवर्नमेंट, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे देती है, और इलेक्शन होते हैं। फिर एक इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 आता है। 1935 जो आता है, अब उसके थ्रू जो है इलेक्शन होते हैं 11 स्टेट्स में। 11 स्टेट में से 7 स्टेट्स पर कांग्रेस जीत जाती है। अब वो 2 साल तक वहां जो है जो स्टेट्स हैं, वैसे तो देखो ब्रिटिशर इंडिया में रूल कर रहे थे, लेकिन जैसे कि आज के स्टेट हैं फिर ऊपर सेंटर में इंडियन गवर्नमेंट है, उसी तरीके से जो स्टेट्स थे 7 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस रूल कर रही थी। 2 साल तक उन्होंने रूल किया, और 1939 के अंदर फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से फिर कांग्रेस ब्रिटिशर की डिमांड्स को मान लेती है, मतलब वो कोऑपरेट करती है, इंडियंस आर्मी को भी वहां वो भेजती है। स्टूडेंट्स 1939 के अंदर ही
सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को एग्जिट कर जाते हैं। महात्मा गांधी के साथ उनके कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे, और 1939 जो त्रिपुरी सेशन था वहां पर भी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया था। महात्मा गांधी उसके फेवर में नहीं थे। आफ्टर द प्रोटेस्ट ऑफ महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने अपना एक कैंडिडेट भी उतार दिया था, उसके बावजूद भी महात्मा गांधी की हार हो जाती है। तो महात्मा गांधी गिव द स्टेटमेंट, द प्राइमरी एम आई डिडंट गेट, तो इसलिए कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने फर्स्ट टाइम उनको बोला था, यू आर द नेशन फादर। जैसा बोला जाता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, नेशन फादर सुभाष चंद्र बोस ने बोला था राष्ट्रपिता। फिर बता देता हूं, बापू उनको जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था, और गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने बोला था। ये कुछ जीके से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हो गए डिस्कस। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद जो स्टेज आती है वो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो। 8 अगस्त को इसको स्टार्ट कर दिया जाता है। 9 अगस्त की सुबह ही सारे कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। द मूवमेंट वॉज विदाउट द लीडर, और जब किसी का कोई लीडर नहीं होता तो फिर उस मूवमेंट की भी कोई स्टेज नहीं होती। अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने तौर तरीकों से यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया है। स्टूडेंट्स, इस प्रोटेस्ट में जब ब्रिटिशर को लगा द सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, तो काफी टॉर्चर किया, हवाई फायर किए गए, आसमान से हवाई जहाजों से गोलियां बरसाई गई, 90,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, ऐसा बुक में मेंशन किया गया है, और 1,000 लोगों को गोलियों से मार दिया गया। अब गवर्नमेंट जो भी फिगर देगी वो रियल तो हो नहीं सकता, तो 1,000 की जगह यहाँ 10,000 भी हो सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से लोगों को मजबूर किया गया था और टॉर्चर किया गया था। टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन, 1914 तक आते आते जो मुस्लिम लीग है अलग से स्टेट्स की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। 1930s का जो डिकेड है, 30s के अंदर ही कांग्रेस से वो अपने आप को अलग समझने लगी थी, और हिंदू मुसलमानों को एक प्रकार से अलग स्टेट्स के रूप में मुस्लिम लीग देखने लग गई थी। बट कांग्रेस ने इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी बी आर अम्बेडकर या कुछ दूसरे लोग थे, अलग से उसको डिवाइड करके जो है बातें कर रहे थे, जिसको कांग्रेस ने तब भी एक्सेप्ट नहीं किया था। बट ये चीजें कंटिन्यूसली चलती रही। उसके बाद जो 1946 के अंदर इलेक्शन हुए, वहां पर भी कांग्रेस का जो है परफॉर्मेंस अच्छा रहा, बट मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। इस वजह से ये जो है, ये जो उनकी एक प्रकार से डिमांड थी और ज्यादा तेज हो गई थी। इन 1946 ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश कैबिनेट सेंड ग्रुप ऑफ 3 मेंबर्स, एक कैबिनेट ग्रुप जो है यहाँ भेजा गया, और इंडिया की जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए उस ग्रुप को भेजा गया था। इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा, बट उसको जो है डिवाइड नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रपोजल वो कैबिनेट लेके आया था। बट मुस्लिम लीग ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद जो है जो मोहम्मद अली जिन्ना है अपने एम में सक्सेसफुल भी हो गया था। डायरेक्ट एक्शन डे भी उन्होंने जो डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, और डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब था जहां कहीं भी हिंदू मिले उनको मारना है, और हजारों की संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था। जो आज का बांग्लादेश उस समय का क्या था, पूर्वी बांग्लादेश या पूर्वी बंगाल जो था उस समय का, या फिर जो पाकिस्तान है आपका, उन दोनों एरियाज में लाखों लोगों को जो है कत्लेआम कर दिया गया था मुस्लिम के द्वारा, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब यही था, हिंदू जहां मिले उनको मारना है। बट इस लार्ज जो मास किलिंग हुई थी, इसको जो है गवर्नमेंट देख नहीं पाई, और कांग्रेस के लीडर्स भी एग्री हो गए थे अब हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। तो वहां की जो टोरी गवर्नमेंट थी उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने बोला कि 1900 जून 1948 तक आपको फ्री कर देंगे। बट जो वहां की गवर्नमेंट थी वो जल्दी चेंज हो गई, इलेक्शन थे वहां, और इलेक्शन में चेंज होने के बाद फिर उस गवर्नमेंट ने सोचा फ्री तो हमें करना ही है, क्यों ना इनको जल्दी से फ्री कर दिया जाए। और लास्ट में जो है 2 पाकिस्तान बनाए गए, जो आज का बांग्लादेश है। 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने ही उसको बांग्लादेश बनाने में एक अहम रोल प्ले किया था।
तो उस टाइम दो पाकिस्तान बनाए गए थे और एक आपका जो इंडिया है हिंदुस्तान था। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।